नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। HAL अब भारतीय नौसेना के MiG-29K पर लेजर डेजिग्नेशन पॉड और अस्त्र MK1 के अलावा 100 को इंटीग्रेट करेगा। DRDO के द्वारा बनाए गए RWR और MAWS टेक्नोलॉजी को इंडियन एयरफोर्स के एयरबस 295 में लगाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स 114 MRFA के लिए प्रतिबद्ध तो है, लेकिन ये फाइटर जेट्स महंगे पड़ सकते हैं। भारत के इन 3 इलाकों पर नेपाल ने गड़ा दी है नजर। गगनयान मिशन अगले साल होगा शुरू। हालांकि नेपाल के तेवर थोड़े कम तब हुए थे जब ओली सत्ता छोड़कर चला गया था, लेकिन अब ये जो ओली है वो फिर से बड़बोले बयान दिए जा रहा है। ऐसे में नेपाल के इस पूर्व प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम KP शर्मा ओली है, उसने इस बात का वादा कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता पर आती है तो वो भारत से कालापानी, लिम्पियोधारा और लिपुलेख क्षेत्रों को वापस लेगी और हो सकता है कि जबरदस्ती लेगी। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग होने का दावा करते हैं। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर अपना दावा करता रहा है। इसके अलावा KP शर्मा ओली ने कहा कि हम बातचीत के जरिए पहले तो समस्याओं का समाधान करने के पक्ष में हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेपाल से दुश्मनी भी भारत को भारी पड़ सकती है। भारत के द्वारा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी जो स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क, जिसे भारत ने 8 मई 2020 को खोल दिया था, उसके बाद से भारत और नेपाल के जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन का विरोध किया था क्योंकि ये उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। कुछ दिनों के बाद फिर नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियोधारा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाते हुए नया नक्शा जारी किया था और इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यानी कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से KP शर्मा ओली चीन का राग अलापते हुए भारत के लिए बड़बोले और भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वक्त आ चुका है इस तरीके के लोगों को सबक सिखाने का, जो कि भारत और नेपाल के बीच में विरोध को पैदा कर रहे हैं। भारत ने शुरू से ही नेपाल को अपना छोटा भाई माना है और भारत ने हमेशा से नेपाल की मदद भी की है, और ऐसे में नेपाल के लोगों को KP शर्मा ओली के बयान को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी अपनी पहली विदेश यात्रा इजिप्ट के साथ कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख कल मिस्र के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका ये दौरा 3 से 4 दिन का है। उनके इस दौरे का मुख्य एजेंडा होगा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना, और भारत अपने मित्र देशों को तेजस विमान भी निर्यात करना चाहता है, तो इस पर भी बातचीत होगी। बता दें कि इस साल इंडियन एयरफोर्स ने अक्टूबर 2021 के अंत में मिस्र के साथ पहली बार संयुक्त हवाई अभ्यास किया था। दोनों देश की वायुसेनाओं ने परस्पर समझ बढ़ाने और अनुभव को साझा करने के लिए मिस्र के अल बेरिगात एयरबेस पर 2 दिवसीय अभ्यास किया था। जापान ने पहली बार अपने कावासाकी C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को दुबई एयर शो 2021 में प्रदर्शित किया था, और ये पहली बार था जब जापान ने अपने C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर प्रदर्शित किया। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की शुरुआत जापान ने 2001 में की थी, जब उसको लगा कि बोइंग C-17 और लॉकहीड मार्टिन के C-130J उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने C2 को बनाने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि C2 भारत के लिए भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि कई मायनों में अमेरिका के जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है उनसे एडवांस भी है। ऐसे में इसमें जापान की टेक्नोलॉजी का खासा इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 141 टन का है और इसकी रेंज 4500 किलोमीटर की है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी मिड एयर रिफ्यूलिंग का शानदार सिस्टम भी लगाया गया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो ये C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका फ्यूल टैंक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ आता है। हालांकि भारत को विचार करना चाहिए C2 के बारे में, क्योंकि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत भारत को इस वक्त है। प्राइस नेगोशिएशन करना पड़ेगा कि भाई कितने में ये दे रहा है और क्या इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस रही है। काफी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हो सकता है कि भारत संयुक्त रूप से C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनवाने के लिए बातचीत कर सकता है जापान के साथ। जिस तरीके से भारत जो 56 C-295 एयरक्राफ्ट भारत में बना रहा है, ठीक उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट भी भारत में बन सकता है। HAL की एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के MiG-29 के विमानों में लेजर डेजिग्नेशन पॉड को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, और इस प्रोग्राम के तहत HAL स्वदेशी रूप से तैयार किए जाने वाले मिशन कंप्यूटर को भी MiG-29K पर लगाएगा। इसके अलावा HAL 110 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र MK1 और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को लगाने के लिए भी इस पर काम कर रहा है। यानी कि MiG-29K को और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है HAL के द्वारा। एयरबस स्पेन DRDO के द्वारा बनाई गई रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से $93.15 मिलियन में खरीदेगा, जिन्हें कि 56 C-295 में भी लगाया जाएगा। बता दें कि DRDO के द्वारा बनाया गया रडार वार्निंग रिसीवर रेडियो इमेजन को इंटरसेप्ट कर सकता है
रडार सिस्टम में, और ये काम वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में कर सकता है। इसके अलावा DRDO के द्वारा तैयार किया गया अल्ट्रा वायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जो कि आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है और पायलट को वार्न कर सकता है कि वो इसके लिए अपने काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस बात को क्लियर कर चुकी है कि उन्हें MRFA के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने हैं, जिनमें कि 5वीं और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऐसे में डसॉल्ट एविएशन का राफेल जेट टॉप कंटेंडर बना हुआ है। बता दें कि डसॉल्ट एविएशन 120 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट राफेल में 5th जनरेशन की क्षमताएं प्रदान करेगा। लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में आपको मालूम ही है ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स मौजूद हैं और इनकी जो कीमत है वो $100 मिलियन पर यूनिट है। और ऐसे में $120 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से देना एक महंगा सौदा भी हो सकता है। इसके वजह हम डायरेक्टली 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना 4.5 जनरेशन को 5th जनरेशन के साथ खरीदना चाहती है, तो ऐसे में भारत को अब सिर्फ और सिर्फ अपने AMCA की जो संख्या है, जिन्हें कि 36 की संख्या में खरीदने का फैसला किया गया है, उनकी संख्या को बढ़ाना होगा। दूसरा दोस्तों, एक बात और है कि अगर MRFA प्रोग्राम के तहत कोई कंपनी सेलेक्ट भी हो जाती है, जो कि 2023 तक हो जाएगी, तो इंडियन एयरफोर्स को अपना एयरक्राफ्ट 2028 से पहले मिलने वाला नहीं है। और ऐसे में AMCA Mark 1 जो प्रोग्राम है वो अपने प्रोडक्शन में आ जाएगा, और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को AMCA पर ही ध्यान देना होगा और 36 के बजाय 90 AMCA Mark 1 फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। क्योंकि दोस्तों, साथ ही साथ AMCA Mark 2 जो कि 5.5 जनरेशन का है, जो 2035 से शुरू हो जाएगा, उन्हें भी 90 की संख्या में लेना है। और फिर धीरे धीरे ये प्रोग्राम आगे AMCA Mark 3 की तरफ भी बढ़ेगा, जो कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। तो ऐसे में अब AMCA पर फोकस बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 114 जो फाइटर जेट्स खरीदने हैं, उनमें अगर आप 5वीं पीढ़ी की क्षमताएं देखोगे तो कहीं ना कहीं वो लैग करेंगे, कहीं ना कहीं उनमें कमियां होंगी और वो महंगे भी पड़ेंगे। तो ऐसे में बेहतर ही होगा कि अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ा जाए। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित उड़ानें अगले साल जनवरी में रवाना होंगी। वहीं इंडियन क्रू को ले जाने वाली तीसरी उड़ान 2023 में रवाना होगी। साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानवीय उड़ान अब देश के गहरे समंदर के मिशन के साथ भी मेल खाएंगी। उन्होंने कहा कि समय ऐसा होना चाहिए कि हम एक आदमी को वैसे ही अंतरिक्ष में भेज दें जैसे कि आदमी को 5000 मीटर गहरे समंदर में भेज सकते हैं। गहरे समंदर में खोज अभियान थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन अब इसने गति पकड़ना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये तब तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।